आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में कमजोरी, फिर लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स फ्रंट पर देखने को मिली और इंडेक्स मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर या फ्लैटिश टोन पर जाके कह सकते हैं कि बंद होता हुआ दिखाई पड़ा एक बढ़िया रिकवरी के साथ। लेकिन हाँ, जो रिकवरी थी वो आपको आज फ्रंट लाइन में ही दिखाई पड़ेगी। मिड कैप स्मॉल कैप में इतना कोई मूव नहीं था, वहाँ पे 0.5% के आसपास का फॉल आज के सत्र में देखने को मिल रहा था। तो एक्सपायरी से पहले मार्केट्स में रहा तो प्रेशर, लेकिन वो प्रेशर में लोअर लेवल से इंडेक्स में रिकवरी जरूर आई। निफ्टी बैंक हालांकि आज दबाव में रहा, 1% के आसपास का फॉल वहाँ देखने को मिला। मिड कैप करीब 0.5% की बिकवाली में रहा, स्मॉल कैप करीब 0.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी में एक साइड टाइम ऐसा था कि बहुत बढ़िया रिकवरी आई थी और मोलस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर पहुंच गया था। लास्ट तक आते आते वहाँ बिकवाली आई और 51 अंकों के आसपास का फॉल देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी के 50 में से 33 शेयरों में प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स से करीब 30 में से 20 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 150 अंकों के आसपास का फॉल सेंसेक्स में देखने को मिला। मिड कैप भी 120 पॉइंट टूटा और साथ साथ बैंक निफ्टी भी करीब पूरे 400 पॉइंट के आसपास के फॉल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजर ब्रॉडर साइड पे मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो आज ज़रूर थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा और सेकंड हाफ में प्रेशर वापस नीचे की तरफ प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, इंडिविजुअली कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स में बाइंग थी। मिसाल के तौर पे आज जो खरीदारी थी वो एनर्जी स्पेस में थी, थोड़ी बहुत खरीदारी वहाँ देखने को मिली। आज जो प्रेशर था वो था आईटी में, बैंकिंग में, एफएमसीजी में। ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मेटल और रियल स्टेट, ये दो और ऐसे नाम थे जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। एक मेजर कंसर्न जो इंडियन मार्केट्स के लिए एज ऑफ नाउ आपको दिखाई पड़ेगा वो तो है एक्सपायरी, ऑब्वियस सी बात है, एंड दूसरा रुपया, जो कि लगातार बिकवाली दिखा रहा है। नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज फिर रुपया बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि जो डॉलर की कीमतें एक समय पर कहीं 74-75 की रेंज में होती थी, वो अब 79 की रेंज में पहुंच चुकी है। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए बढ़िया ट्रिगर है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा रियलाइजेशन होता है। लेकिन इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ के लिए ज़्यादा मुश्किल वाला टाइम रहता है। इंडिया में क्योंकि हम मेजरली क्रूड इम्पोर्ट करते हैं और क्रूड से फिर बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो इसीलिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा हमेशा बढ़ा देता है। लेकिन क्योंकि अब की बारी हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तो शायद वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे इन्फ्लेशन के ऊपर। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए मिसाल तौर पे आईटी, जिनके मेजर रेवेन्यूज़ 50% से ज़्यादा यूएस मार्केट से आते हैं, या फिर जितनी भी फार्मा कंपनीज है, क्योंकि वो भी मेजर एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में, ऑटो कंपनी सेलेक्टिव जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, इस तरह ही कंपनियों के लिए एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। दिक्कतें आएंगी क्रूड रिलेटेड कंपनीज जैसे कि पेंट्स, जैसे कि केमिकल्स, जैसे कि एविएशन, इनके ऊपर शायद थोड़ा बहुत इसका एक सेंटिमेंटली इफेक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। बाकी तो नंबर्स पे अपने आप ही कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। फॉरेक्स से जो इनकम आती थी जिनको, उनकी हेजिंग किस तरह की है ये डिपेंड करता है। यानी कि मल्टीपल नेशंस में जो कंपनीज कामकाज करती हैं उनकी हेजिंग कैसी की गई है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही क्लियर कर देंगे। चलिए, अच्छा, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, ओके, हाँ, पहला सवाल जो मेरे पास है वो है IEX करंट प्राइस पे लॉन्ग। सर, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें अच्छी, 2-3 चीज़ें बुरी आपको बताता हूँ। पहला, पावर डिमांड वाला पार्ट जो था वो थोड़ा बीत गया गर्मी की वजह से। अब वो दोबारा बढ़ेगा सितंबर के आसपास, जब दोबारा ह्यूमिड होता है वेदर, तब पीक डिमांड पावर की आती है, पहला। दूसरा, इस क्वार्टर के नंबर वैसे इनके ठीक ही होंगे कि पिछले बार पावर की डिमांड अच्छी थी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा और बड़ा कंसर्न जो है वो ये कि पहला, इनकी इक्विटी बहुत बड़ी हो चुकी है हाल की तेज़ी के बाद। F&O का शेयर है तो ऑब्वियसली शॉर्टिंग पॉसिबल है। दूसरा, इक्विटी वो एडजस्टमेंट के बाद और बड़ी हो गई है, जो बोनस और स्प्लिट्स में रिसेंटली आया था उसके बाद, और उससे पहले बहुत तेज़ चला था, तो वो इक्विटी डाइल्यूशन भी हुई है। तीसरा, कुछ बाजार में खबरें भी हैं कि नया एक्सचेंज बन सकता है पावर को लेकर, ऐसी अटकलें हैं, कुछ न्यूज़ फ्लो किसी चैनल ने चलाई थी, तो वो भी एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे कामकाज करा। तो वो 3-4 चीज़ें हैं जिसको मार्केट शायद कीनली वॉच करा, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। कल भी 5% टूटा था और आज भी ये मोर लेस नेगेटिव साइड पे या फ्लैटिश साइड पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बेटर यही है कि अगर आपके पास है तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा बेचेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप दूर ही रहें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये सिचुएशन सिनेरियो एटलीस्ट F&O में जाने के बाद एटलीस्ट ये बहुत बुरा होता है कि शॉर्टिंग पॉसिबल हो जाती है, तो बढ़िया से बढ़िया शेयर, बढ़िया से बढ़िया फंडामेंटल वाले भी हिल जाते हैं उस समय पर। तो एटलीस्ट अभी के लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें, वो ज़्यादा बेटर है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट्स, नंबर्स, ये सब आएंगे, उसके बाद आप कॉल ले ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी, ONGC में क्या हो सकता है मयंक साहब? ONGC में बेटर रियलाइजेशन हो सकते हैं,
जो कि पिछले क्वार्टर में हो भी चुके हैं। और ONGC में तेज़ी आएगी तो ऑब्वियसली होता है गवर्नमेंट का स्टेक सेल भी आ सकता है, जो कभी भी आ जाता है ऊपर के लेवल पर। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, ONGC एक तो सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी किसी की अगर बाज़ार में है पूरे इंडिया में तो ONGC की है, पहली चीज़। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो ONGC 100 रुपया कमा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर में बटेगा। तो आप ऐसे समझिए जिस परिवार में एक आदमी और 10 लोगों के लिए काम कर रहा है तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिट बटता है। जहाँ पे 10 लोग काम करते एक आदमी खाने वाला है, वहाँ अपने आप ही उसके ऊपर बर्डन सब पे कम होता है और वो ज़्यादा गेन करते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन ONGC की है। प्लस यहाँ पर ऊपर के लेवल हमेशा स्टेक सेल आता है। क्रूड की तेज़ी इनके लिए अच्छा ट्रिगर है क्योंकि इनके रियलाइजेशन बेटर होते हैं। पहले $50 $52 पर रियलाइजेशन होता था, लास्ट तेज़ी में $72 आ गया। इस बार भी $70 $77 $80 के आसपास कहीं आएगा, जिसमें विंडफॉल गेन लगाने की बातचीत भी थी लेकिन वो दिया नहीं उन्होंने। तो न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव हैं, क्रूड की तेज़ी पॉजिटिव है इनके लिए, अपस्ट्रीम कंपनी क्योंकि है और सब्सिडरी भी है कई सारी, कई सारी कंपनियों के अंदर स्टेक भी है इनका OMCs में, तो उनका स्टेक सेल अलग इनके लिए प्ले करेगा। लेकिन ONGC के साथ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें, एक सरकारी कंपनी तो स्टेक सेल कभी भी ऊपर के लेवल पे आ सकता है, दो बड़ी इक्विटी तो बहुत बड़ा डाइल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इतने बड़े डाइल्यूशन के बाद ONGC 150 रुपये का शेयर नहीं है, अगर आप उसकी इक्विटी को छोटा करेंगे तो शेयर का दाम भी उसके हिसाब से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, सजेस्ट 7-10 स्टॉक्स विच आई इन्वेस्ट नाउ फॉर 10 ईयर्स। अल्पेश साहब देखिए, बाज़ार ऐसी चीज़ नहीं होता जिसमें आज आपने पैसा डाला अलमारी की तरह और भूल गया 10 साल के लिए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऐसे ही नाम चाहिए जो 10 साल के लिए आप लेकर भूल जाएं तो आप हमेशा वो कंपनियां ले लीजिए जो अपनी अपनी सेगमेंट की बड़ी लार्ज प्लेयर्स हैं या देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जिनको बंद होने में ही आपको अपने आप पता चल जाएगी ये बंद हुई तो आप खुद ही क्या पूरा देश जान जाएगा कि ये बंद हो गई है। मिसाल के तौर पर TCS, ऑब्वियसली जब TCS अगर फॉल होता है तो TCS फॉल आपको नहीं सबको पता चल जाएगा पूरे देश में कि TCS फॉल हो गई है, क्योंकि TCS जैसा जायंट जल्दी गिरते नहीं हैं, जो इतिहास में तब तक नहीं हुआ है। HDFC बैंक्स, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, रिलायंस, ऐसे कर करके जितने भी बड़े बड़े नाम आपने सुने हैं जायंट्स जो टू बिग टू फेल है, ICICI बैंक, SBI, इनको आप आराम से लेके भूल जाइए 10 साल के लिए। HUL, तो उससे क्या होगा, वो तो आपको कभी फेल होंगे ही नहीं, वो तो जायंट्स ही हैं, तो आप उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा बहुत भी देखना चाहता हूँ तो आप ऑब्वियसली बात है हर 6 महीने में अपनी सिचुएशंस को रिव्यू करते रहिए और तब आप सेकंड बेस्ट कंपनियों में भी जा सकते हैं। उस सेस में आपको हर 6 महीने में उनकी सिचुएशन रिव्यू करती रहनी पड़ेगी। एशियन पेंट के लिए हर 6 महीने बदलते हैं, कभी क्रूड नीचे कभी क्रूड ऊपर, कभी डॉलर नीचे कभी डॉलर ऊपर। TCS के लिए भी लाइकवाइज गाइडेंस ऊपर गाइडेंस नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहेंगे। 20% नीचे ले लिया, 20% ऊपर थोड़ा खाली कर दिया, इसी टाइप चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए ले रहे हैं तो इन सब को आप ले सकते हैं और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का क्रूशियल हिस्सा बना के ज़रूर रखिएगा। या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, बढ़िया वाले लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, और आराम से उनको लेकर बैठे रहिए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन दोनों ही सूरतों में, चाहे आप शेयर लें या म्यूचुअल फंड लें, हमेशा लें थोड़ी थोड़ी फॉर्म में, SIP के वे में। आपको 8 से 10 साल के लिए कोई चीज़ लेनी है लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर महीने या हर हफ्ते या हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। लेंगे आप 8 साल के लिए, लेकिन आप थोड़ा लेंगे, उसी 8 साल की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आप पैसे एंटर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। महानगर गैस, HDFC AMC, ABSL तो हुआ आदित्य बिरला, ABFRL तो सुना था, ABSL कौन सी कंपनी है? एनीवेज, बाकी दो बंदों बात कर ही लेता हूँ। सर HDFC AMC बहुत कुछ अब इसमें खोने के लिए शायद नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना टूट चुका है HDFC लाइफ की तरह। 1700-1600 की रेंज में तो वैसे भी ठीक ठाक दिख ही रहा है, तो इसको तो बनी रही है। और महानगर गैस में एक बढ़िया तेज़ी इसमें दिखा चुका है ऑलरेडी। ये क्वार्टर के नंबर थोड़े बेटर साइड पर रहेंगे इनके भी, तो एटलीस्ट ये क्वार्टर के नंबर तो आप रिव्यू कर ही लीजिए, लेकिन ये बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, इसको ध्यान रख कर ही लीजिएगा। नीचे से, ऊपर से टूटा है ऑब्वियसली बात है, लेकिन नीचे से थोड़ा चला हुआ है, तो उनका आप ध्यान रखकर इनमें कॉल लीजिएगा। लेकिन हाँ, HDFC AMC बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, तो आप उसको कॉल के तौर पे देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और रेन इंडस्ट्री एंड अशोक लेलैंड, अशोक का बिल्ड कौन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? सतीश सर, रेन इंडस्ट्रीज़ वैसे तो साइक्लिकल स्टॉक है, मतलब इसी कमोडिटी बेस्ड प्ले है ये। कुछ सीमेंट का भी हिस्सा है इसके अंदर और कुछ कैल्साइन कोक के अंदर भी कंपनी कामकाज करती है। जो हमारे कोलकाता वाले राजेश अग्रवाल साहब हैं कई बार इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। कंपनी ठीक है, कंपनी में कोई खास खराबी नहीं है,
लेकिन जो कारोबार है वो थोड़ा थोड़ा साइक्लिकल वे में चलता है। तो कैल्साइन कोक वाला सीमेंट तो ठीक है, लेकिन कैल्साइन कोक का कारोबार वैसे चलता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा निराशा मिल भी सकती है इसमें, तो इस लिहाज से इसको देखिएगा। लेकिन अशोका बिल्डकॉन लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट मत जाइएगा। इंफ्रा में लॉन्ग टर्म वेल्थ किसी ने शायद ही क्रिएट की हो, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। उसकी वजह है कि ये इस सेक्टर के साथ 2-3 बड़ी बड़ी क्रूशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं। पहला, डेट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए छोटी मोटी रकम नहीं चाहिए होती, बड़ी रकम चाहिए होती है, जो ये कंपनियां डेट पे उठाती हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो डेट की इंटरेस्ट आउटगो बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट आउटगो बढ़ना इनके लिए कंसर्न रहता है, पहला। दूसरा, इनके प्रोजेक्ट ज़्यादातर गवर्नमेंट ही करेगी, तो गवर्नमेंट की पेमेंट साइकिल सरकारों पर डिपेंड करती है। तो एक सरकार में पेमेंट ऑर्डर मिला, दूसरे में पेमेंट आ गया, अटक गया, टाइम लग गया। मिला जब तक तब तक वो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि वो पैसा नहीं मिल पाया। तो डेट हाई, कॉस्ट ओवररन, इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट, पैसे टाइम पर ना मिलना, सरकारों पे बहुत कुछ डिपेंड करना, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, इसीलिए इनके साथ कंसर्न्स रहते हैं। मोमेंटम के लिए तो ठीक है दोनों, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में पहली लेन अगर आपकी तैयार हो गई है वो लार्ज कैप प्लेयर वाली, तो आप इनको ऊपर की लेन में रख सकते हैं। अच्छा जी, मदरसन एंड प्राज। सर मदरसन एक केस में पवन सिंह साहब, मैं कल ही किसी अपने पुराने मित्र से बात कर रहा था। तो मदरसन में आपको अगर नहीं पता तो मैं खुद ही बताता हूँ कि मदरसन सुमी ने मेरे ख्याल से, मेरी याददाश्त में, ऑटो में इससे ज़्यादा बोनस नहीं दिए हैं। मदरसन अब तक शायद 12 बोनस दे चुका है और 2 स्टॉक स्प्लिट कर चुका है। इस तरह के मासिव इक्विटी डाइल्यूशन और एक स्पिन ऑफ भी है, यानी कि एक कारोबार डीमर्जर भी है। तो इतने डीमर्जर, इतने स्प्लिट, इतने बोनस के बाद मदरसन की इक्विटी इतनी बड़ी है, तो इसमें अभी एंटर करना एक रिस्की अफेयर हो सकता है। कंपनी ठीक है, कारोबार अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लार्जेस्ट प्लेयर हैं ऑटो इंसलरी के, सारे बड़े जाइंट्स इनके कस्टमर हैं, फॉक्सवैगन का बहुत बड़ा कस्टमर है, जर्मन की जितनी बड़ी कंपनियां ऑटो की सब इनकी क्लाइंट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रियलाइजेशन अच्छा है, डॉलर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, डेट फ्री करेंगे अपने आप को, सब कुछ सही है। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे बोनस और स्प्लिट दिए हैं। तो इस तरह की बोनस स्प्लिट की वजह से इनका इक्विटी डाइल्यूशन इतना हो चुका है कि अगर 100 रुपया कमाते थे और 100 रुपये किसी को मिलता था उस समय, तो 100 रुपये में शायद 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कुछ पैसे ही मिलेंगे बल्कि। तो इस तरह की इक्विटी डाइल्यूशन का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बांटा है इन्होंने। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा रिस्की दिखता है। तो बॉश जैसी कंपनियां एक बार को देख सकते हैं आप, जहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन बिल्कुल नहीं है, मल्टीनेशनल जाइंट है, इंडिया में ही खाली लिस्टेड है, दुनिया भर में काम करती है लेकिन इंडिया में लिस्टेड है। तो इस तरह की कंपनी को देखिए, भाव थोड़ा महंगा दिखेगा आपको, लेकिन कंपनी की सिचुएशन बेटर है, मतलब एटलीस्ट भाव के हिसाब से। मदरसन इस हिसाब से ही खाली आप पर देखिए, बाकी तो इस कंपनी में ऐसा कुछ खास चैलेंज नहीं दिखता है। अच्छा जी, रिलायंस वर्सेस टीसीएस। राकेश साहब ये मुझे भी नहीं पता कि किस में ज़्यादा रिटर्न आएगा, रिलायंस में या टीसीएस में। दोनों में अपने अपने मतलब ये तो कुछ वैसा सवाल हो गया कि पनीर टिक्का या सोयाबीन टिक्का, आपको जो पसंद हो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं इसमें क्या बताऊँ, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, दोनों की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं, और दोनों अपने अपने सेक्टर के लीडर हैं। तो लीडर वर्सेस लीडर नहीं हो सकता ना, आप की चॉइस पर डिपेंड करता है आप क्या खाना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों में एसआईपी जरूर की जा सकती है, दोनों में बना जरूर जा सकता है, दोनों अपने पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन अब क्या रिटर्न मिलेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, तो ये तो एश्योर नहीं कर सकता मैं। लेकिन ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल में इन्होंने 10 से 15% के आसपास के रिटर्न दिए हैं हर साल। जिस साल नहीं दिए तो अगले साल उसको बराबर कर लेते हैं लोग। ये 10 साल का एवरेज रिटर्न है, तो उतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इनमें। तो आप इस साल नहीं पा पाएंगे तो अगले साल पा लेंगे। लेकिन हाँ, इनमें आपको कैपिटल पार्क करने के लिए आपको अगर कोई स्टॉक चाहिए तो ये इस तरह के स्टॉक आप देख सकते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, वो है प्राज इंडस्ट्री एंड एलआईसी। एलआईसी पे पहले बात करूँ, पहले प्राज पे करता हूँ। देखिए सर, प्राज के केस में मैं हमेशा पहले बोलता था कि शुगर साइक्लिकल दिखता है, लेकिन ये साइक्लिकल चल नहीं रहा है आजकल। अब मुझे लग रहा है कि मैं सही था, शायद ये शुगर साइक्लिकल ही है आज भी। वो थोड़ा ऊपर जाके साइकिल पलटी, लेकिन पलटी ज़रूर। तो अभी भी मैं पूरे शुगर के केस में यही बोलूँगा कि वो साइक्लिकल ही है, वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा फेरबदल नहीं हुआ स्ट्रक्चर के अंदर। इथेनॉल स्टोरीज़ और जितनी भी स्टोरीज़ शुगर एक्सपोर्ट को लेकर, रियलाइजेशन को लेकर देखी हैं, वो शायद पूरी तरह से तेज़ी बनवाने के लिए सक्षम थी और वो बन भी गई। तो बेटर यही है कि इसको आप साइक्लिकल वे में ही प्ले करिएगा, तेज़ी मिले आप निकलने की कोशिश करिए, सबसे बढ़िया रहता है एटलीस्ट साइकिल के तौर पर अगर आप किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं तो। लेकिन अदरवाइज़ प्राज में कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस धंधे में कंपनी काम करती है, इंजीनियरिंग एंड शुगर सेक्टर में, इथेनॉल में, वहाँ पर आम तौर पर इसी तरह की स्टोरी बनती है। पहले से थोड़ा बेटर ज़रूर हुआ ये सेक्टर, तो आप अभी तो फ़िलहाल बने ही रहें,
लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर कॉल रणनीति अपने आप बना सकते हैं। नंबर्स को बहुत क्रूशियली वॉच करिएगा, इस क्वार्टर के नहीं, इसके अगले क्वार्टर के। ये 2 क्वार्टर नंबर जो होंगे बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस सेक्टर की सिचुएशन के ऊपर। चलिए फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत हुई, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे मुलाकात होगी कल एक्सपायरी के दिन, महीने का आखिरी कारोबारी सत्र, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है।